Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Usman Arshad and I welcome you all to the orientation on NMD CAT Chemistry. Let's get started. आज हमने आपसे कसीरुल जहती बुनियादों पर बात करनी है। हम देखेंगे कि हम इस सेशन में NMD CAT को लेकर क्या सोच रहे हैं, NMD CAT में केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि NMD CAT असल में है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल ये कोशिश करते हैं कि NMD CAT के ज़रिए वो किसी अच्छे मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दाखिला ले सकें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री जो कि कोर सब्जेक्ट है, जिसकी बड़ी हाई वैल्यू है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है NMD CAT में हाई स्कोर करने के लिए। साथ साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे कि नया जो सिलेबस आउटलाइन आया है वो क्या है, 2021 के लिए हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कितने चैप्टर्स करने हैं, कितने यूनिट्स करने हैं और हर एक की पेपर में आने वाले MCQs की वेटेज क्या है। इसके बाद आपको ये बावर कराने के लिए कि किस किस्म के क्वेश्चंस NMD CAT में आया करते हैं, हम कुछ सैम्पल MCQs भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या लेवल ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्ड है उस सवाल को हल करने के लिए। आखिर में हम आपसे बात करेंगे कि हमारे ये सेशन किस तरह चलेगा और इसमें हम आपको क्या-क्या ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज NMD CAT। NMD CAT होता क्या है। NMD CAT एब्रीविएशन है नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट का। ये टेस्ट इस वक्त तमाम तर पाकिस्तान में मौजूद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें अपीयर होना पड़ेगा और ना सिर्फ ये कि अपीयर होना पड़ेगा बल्कि अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव एक एग्ज़ाम है और इसमें कसीर तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो हर जगह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से हिस्सा लेते हैं। वो भी कोई आम एवरेज स्टूडेंट नहीं होते, अबव एवरेज स्टूडेंट होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर NMD CAT में जितना कंपटीशन आपको देखने को मिलता है उतना किसी और टेस्ट में देखने को नहीं मिलता। तकरीबन 70,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि इस टेस्ट में अपीयर होते हैं और ये टेस्ट एनुअली कंडक्ट किया जाता है। एक बार ही हर साल ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है और इसी तैयारी के पेश नज़र हमने ये सेशन लॉन्च किया है। NMD CAT में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो NMD CAT के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उन पर ग्रिप होनी चाहिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। चलें देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की क्या वेटेज है टुवर्ड्स द टोटल मार्क्स। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखी। आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, इन सब की वेटेज ओवरऑल पेपर में एक जैसी नहीं है। हम यहाँ पर दो कलर्स के जरिए ये बता रहे हैं कि जो येलो कलर है इट शोज द मार्क्स। टोटल NMD CAT का टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स का होता है, उनमें से 80 मार्क्स आपको बायोलॉजी जो है उसके लिए मिलते हैं, 60 मार्क्स केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं, 40 मार्क्स फिजिक्स एंड 20 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं। वेटेज इन परसेंटेज अगर बात की जाए तो बायोलॉजी अकाउंट्स फॉर 40% of the total aggregate, chemistry accounts for 30% of the total aggregate, physics and English account for 20 and 10% respectively. तो देखा जा सकता है कि केमिस्ट्री सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है जो आपको तैयार करना पड़ता है NMD CAT में हाई स्कोर करने के लिए। साथ साथ हालांकि वेटेज में ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन केमिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने के लिए। इस वजह से भी केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। मज़ीद ये कि इस साल स्मार्ट सिलेबस के तहत जब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस को पढ़कर FSC करते हैं तो NMD CAT के सिलेबस में कोई हिस्सा माइनस नहीं होता, वो तो कंप्लीट सिलेबस होता है।
तो वहाँ पर फिर आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, जिसमें हम इंशाल्लाह आपकी मदद करते रहेंगे इस काम को, इस मंज़िल को, इस संगे मील को अबूर करने में। क्योंकि जब ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक जिसे आपने एफएससी के दौरान टच नहीं किया ड्यू टू स्मार्ट सिलेबस कोविड-19 की वजह से, तो फिर उसको आप आगे लेकर जब लेकर आएँगे, डायरेक्ट उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। आगे चलकर अगर हम बात करें तो एनएमडी कैट में हमें जो सिलेबस आउटलाइन मिलती है, उस सिलेबस के अंदर डिफ़िकल्टी इंडेक्स भी इस साल शामिल किया गया था। डिफ़िकल्टी इंडेक्स हमें ये बताता है कि जो ओवरऑल पेपर आएगा हमें, चाहे वो बायोलॉजी से कंसर्न्ड हो या केमिस्ट्री से या फिज़िक्स से या इंग्लिश से, रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, तो उसमें डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या होगा? क्या रेंज होगी क्वेश्चंस की? क्या सारे सवाल मुश्किल होंगे? क्या सारे सवाल उतने ही आसान होंगे जितने एफएससी में हैं? क्या कोई इंटरमीडिएट लेवल का काम होगा, दरमियाना-सा मामला होगा, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, मीडियम लेवल का काम होगा? तो इसके लिए एक कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो हमें मिलती है। क्या गाइडलाइन है ये देखें ज़रा। जो गाइडलाइंस हैं जो हमारी एनएमडी कैट की बॉडी है जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, वो कहती है कि हम 30% क्वेश्चंस जो हैं वो ईज़ी लेवल के होंगे, यानी कि वो ईज़ी अप्रोच में होंगे। हर स्टूडेंट की जो ये टेस्ट दे रहा है, अगर उसने कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ किताब के गो थ्रू किए हुए हैं, तो ही विल बी और ही और शी विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोज़ क्वेश्चंस। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस टू बी एग्जैक्ट, वो मीडियम लेवल के होंगे। यानी कि वो उतने आसान तो नहीं होंगे जितने कि एफएससी में होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा-सा मुश्किल होंगे। थोड़ा-सा ना वहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, वो अप्लाई जो है वो आप कर सकेंगे। इसके बाद 20% क्वेश्चंस, ये डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चंस हैं, ये डिस्टिंग्विशिंग क्वेश्चंस हैं, ये फ़र्क करेंगे एवरेज और अबव एवरेज लोगों में। उन लोगों में जो मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं और उन लोगों में जो मेडिकल कॉलेजेस में शायद ना जा सकें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस हिस्से पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें। हार्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो हमारी एप्लीकेशन साइंटिस्ट्स जो है ना वो क्लासिफ़ाई करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं बीइंग आस्क्ड उनको डिफरेंट लेवल्स पर। उनमें से कुछ होते हैं बिल्कुल रिकॉलिंग टाइप क्वेश्चंस और कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, दे आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें आपने जो कुछ पढ़ा होता है, आपसे वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बल्कि उसको अप्लाई करके किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में वहाँ से आपसे रिजल्ट पूछा जाता है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और इन्हीं क्वेश्चंस को जज करना, इन्हीं से जज होता है कि आप इंटेलेक्ट लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल में कहाँ खड़े हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारा कंसर्न रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें ओवरऑल, जो जिस तरह मैंने कहा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसे आप क्लासिफ़ाई कर सकते हैं कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। हमारे सिलेबस के अंदर इसे रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चंस और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कहा गया है। तो रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि याददाश्त पर मबनी सवालात, वो हमें 70% देखने को मिलते हैं। अच्छा, याददाश्त पर मबनी सवालात से मुराद यहाँ पर ये है कि जिस तरह इनऑर्गेनिक का सेक्शन है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए न्यूक्लियोफाइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो ये रिकॉलिंग टाइप के क्वेश्चंस इस तरह हो सकते हैं कि 4 इन्फॉर्मेशंस हैं और उनमें आपने जो पढ़ा हुआ है उसकी बेस पे आप बता रहे हैं कि मैंने ये 4 चीज़ें पढ़ी थीं और उनमें से ये वाली चीज़ जो है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, तो या फिर इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम था या ज़्यादा था, या ये चीज़ एस ब्लॉक की मेंबर है, ये चीज़ बी ब्लॉक की मेंबर है। इस तरह के प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो वो रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, ये यूजुअली दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। कोई ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे, कोई एप्लीकेशन बेस्ड ग्राफ, यानी कि ऐसा ग्राफ जो किताब में नहीं था, या फिर कुछ ग्राफ किताब में थे, ए और बी ऑप्शन और सी और डी ऑप्शन जो है वो किताब में मौजूद नहीं थे, उनसे आपसे सवाल पूछ लिया, इस तरह का सवाल हो सकता है। इसी तरीके से कोई पिक्चर बनाई जा सकती है, कोई ऐसी पिक्चर बनाई जा सकती है जो कि आपने उससे पहले नहीं देखी हुई थी, वो पेपर में पहली बारी आ रही है। कोई अनऑर्थोडॉक्स टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो नॉलेज आपने सीखी हुई है, उसको आप अप्लाई करेंगे और उस एप्लीकेशन के नतीजे में आपको सही जवाब मिल जाएगा।
कोई आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगी और कुछ को आप अप्लाई करेंगे, जो भी आपने सीखा हुआ है उस बेस पे, और उससे आप सवाल हल कर लेंगे। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर है जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स हम एक्सपेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो इश्यू की हैं, उसके तहत हम समझते हैं कि ये हमारा फ्रेमवर्क होगा। और मैंने बताया कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी उसे बेहतर करें, और मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो कि दे अकाउंट फॉर 70%, जो कि बहुत ज़्यादा है, एरिया 42 क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 60, तो इसको हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। और जनरली ईज़ी तो साथ-साथ फिर होते ही रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कर सकते हैं, तो फिर आप उसका ईज़ी क्वेश्चन डेफ़िनेटली इंशाल्लाह जो है वो करने की पोज़ीशन में होंगे। आगे अगर हम चलते हैं, तो हम सिलेबस आउटलाइन देख लेते हैं। सिलेबस आउटलाइन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ उन तमाम तर लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि शायद एनएमडी कैट के सिलेबस में और एफएससी के सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है जी। एनएमडी कैट का सिलेबस हालाँकि एफएससी की बुक की प्रेमिसेस में ही रहता है, उसके अंदर ही रहता है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उससे बाहर तो नहीं निकलता, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना, आप कह सकते हैं कि उसे कट शॉर्ट किया हुआ है। पूरे-पूरे चैप्टर्स नहीं डाले हुए। ये नहीं है कि आपने पहले चैप्टर से शुरू किया फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के 16 चैप्टर तक आप चले जाएँगे तो बस बात बन जाएगी, ऐसे नहीं है। छोटे-छोटे टॉपिक्स, मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड ईयर का 16 चैप्टर, सेकंड ईयर 14th चैप्टर, फर्स्ट ईयर 9th चैप्टर वो सिरे से ही अवेलेबल नहीं है एनएमडी कैट के सिलेबस में। और बाकी जो भी हिस्सा अवेलेबल है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं उन्हें कट शॉर्ट किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि आइडियाज़ को डिस्कस किया गया है, ना कि तमाम तर चैप्टर्स को। तो हम अपने एनएमडी कैट सिलेबस को समझने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की कि इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स शामिल हैं, और साथ-साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एनएमडी कैट में जो गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके मुताबिक हर एक यूनिट में से कितने एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री में। पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये अगर एफएससी की बुक से मैं रिलेट करके बताता चलूँ तो चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर शामिल हैं। अगेन पूरा चैप्टर शामिल नहीं होता जी, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पूरा चैप्टर ही शामिल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स वहाँ पर शामिल होते हैं और उन टॉपिक्स की डिटेल आपको सिलेबस आउटलाइन में इंशाल्लाह मिल जाएगी, जो कि हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। तो यहाँ से हम 3 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं, 3 क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर उससे कोइंसाइड करेगा, वहाँ से टॉपिक्स यहाँ पर शामिल होंगे। इसके बाद आ जाती हैं गैसेस, थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर, रिलेटिवली छोटा चैप्टर है। और रिलेटिवली छोटा चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ कि ओवरऑल ना गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, 3 जो चैप्टर्स हैं, अब उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड करके हर हिस्से से 2 क्वेश्चंस ईच जो हैं वो लिए गए हैं। ओवरऑल तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, गैस भी स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड भी स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन उनको ना स्प्लिट करके अब हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये फर्स्ट ईयर थर्ड चैप्टर बनता है गैसेस, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 क्वेश्चंस। इसी तरीके से लिक्विड्स, फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर, उसका फर्स्ट हाफ जो है वो यहाँ पर आएगा और उसमें से भी हम 2 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आएँगे। इसी तरीके से सॉलिड्स, फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर का सेकंड हाफ जो है, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स आते हैं, आयनिक सॉलिड्स आते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात होगी। और अगेन यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 सवाल हमें पेपर में पूछे जाएँगे। आगे चलें तो केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 बनता है फर्स्ट ईयर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से। यहाँ से हम 4 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं। ली शैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद है, कॉमन आयन इफेक्ट है, बफर सॉल्यूशन है, तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आगे चलें अगर हम, तो हमें नज़र आती है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर 11 चैप्टर, यहाँ से भी हम 4 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ है, रेट ऑफ रिएक्शन है, इस तरह के टॉपिक्स पर कमांड होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है वो, उस पर इंशाल्लाह बात हम आने वाले दिनों में करेंगे भी। इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है।
थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 7 चैप्टर बनता है। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स उस चैप्टर में मौजूद हैं वो मोर और लेस गाइडलाइंस में आ जाते हैं, वो इस हिस्से में शामिल ही कंसिडर होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री की जो सिलेबस आउटलाइन है एनएमडी कैट की, उसमें तमाम तर टॉपिक्स जो हैं वो वन वे और दी अदर वो इंक्लूडेड ही तकरीबन कंसिडर होंगे। थर्मोकेमिस्ट्री के बाद लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री में। यहाँ से भी हम 3 सवाल जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 10th चैप्टर, वहाँ पर इसकी बात होगी। इसके बाद आगे चलें तो फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा हमारा मुकम्मल हो जाता है और हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वहाँ पर हमें क्या सवाल किस किस यूनिट से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रहे ये बात मैं बता दूं आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हालांकि सेकेंड ईयर के स्टार्ट से शुरू होती है, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कंसिडर होते हैं। लेकिन एनएमडी कैट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो नहीं दी गई। तमाम तर चैप्टर शामिल भी नहीं है सिरे से ही। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, वो तो है ही नहीं, वो उनका तो जिक्र ही कोई नहीं है। चैप्टर 6 का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा, इसी तरीके से चैप्टर 1 और 2 का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा और चैप्टर 3 का हार्डली आप कह सकते हैं कि एक टॉपिक वो शामिल किया गया है, जिसे हमने नाम दिया है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके लिए सिलेबस आउटलाइन पर आपने नज़र रखनी है, आपको समझ में आएगी बात के सारे टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, पूरे-पूरे चैप्टर्स एलिमिनेट किए गए हैं और बहुत थोड़ा-सा हिस्सा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बुनियादी बातें उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाएँगे। इसके बाद आ जाती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 6, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल सिलेबस में जो लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें हम अगर एलैबोरेट करें तो आप बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, आयोनिक और कोवलेंट रेडियाई, पैरामैग्नेटिज्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी ट्रांजिशन है जिससे कलर आता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज हैं। इस तरह की बातें जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग में आती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से हमें वो पता होनी चाहिए और बस इतना ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। फिर आ जाता है तीसरा हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रूटफुल पार्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, फ्रूटफुल भी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक शामिल किया गया है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ईयर 7th चैप्टर, जिसमें आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप है, वो हिस्सा यहाँ पर शामिल किया गया है। और यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ना बड़े ट्रिकी आते हैं, तो यहाँ से हम 3 सवाल जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किल फील करते हैं इवन एफएससी में भी, अगर उन्हें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, बेंजीन वगैरह पर बात करनी पड़े तो वो इसको ना मुश्किल समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, 6 क्वेश्चंस, वो हमें केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से ही देखने को मिल रहे हैं। इसमें एल्केन्स का कुछ हिस्सा शामिल है, एल्कीन्स का मेजॉरिटी पोर्शन शामिल है। इसी तरीके से एल्काइन्स भी आप जो है वो शामिल भी हैं यहाँ पर। इससे पहले एमकैट में एल्काइन्स शामिल नहीं होते थे, तो एल्काइन्स भी शामिल है और उनका भी मेजर पोर्शन शामिल है। और बेंजीन भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्शंस, उसका मेजर पोर्शन जो है चैप्टर का वो यहाँ पर शामिल है। तो ये ठीक-ठाक लंबा चैप्टर है जी। इसमें 2 चैप्टर्स 8 और 9 को मिक्स किया गया है और उसी हवाले से फिर यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डबल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी मेहनत जो है वो अच्छी होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये ना स्ट्रीमलाइन हो जाएगा चैप्टर अल्लाह के फजल से। आगे चलते हैं तो तीसरा हिस्सा एल्काइल हैलाइड्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सेकंड ईयर। यहाँ पर हमें बेसिक रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए अल्काइल हैलाइड की, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पर भी। इसी तरीके से हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसे SN1 रिएक्शन कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जिन्हें E1 E2 कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता होंगी, तो इंशाल्लाह हम अल्काइल हैलाइड के हवाले से तीनों जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़ा ही अच्छा आंसर कर लेंगे। अल्काइल हैलाइड्स के बाद अल्कोहल्स और फिनोल्स, चैप्टर नंबर 11 सेकंड ईयर। अल्कोहल्स और फिनोल्स, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। फॉर एग्जांपल इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, कौन से रिएक्शन मेजरली दे रहे हैं, रिएक्टिविटी इनकी क्या है, इस बारे में
डिस्कशन है और वहाँ से एसिडिटी भी है, फिनॉल की एसिडिटी बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो वो भी इसमें शामिल है और उसके हवाले से कुछ अच्छे सवाल हमें पास्ट पेपर्स में भी देखने को मिले हैं, हम भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स के बाद वेरी इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम इसलिए कह रहा हूँ कि इसका सिलेबस जो है ना वो तकरीबन चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर तमाम को कवर कर लेता है। मेजॉरिटी टॉपिक्स जो हैं वो वहाँ पर शामिल है। जिस तरह हमने इससे पहले कहा था कि थर्मोकेमिस्ट्री जो है यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कहे थे कि चैप्टर के अंदर शामिल हैं। इसी तरीके से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज़ वन ऑफ दोज़ चैप्टर्स जिसमें तकरीबन सारा ही जो टॉपिक हैं चैप्टर्स के वो एनएमडी कैट में भी शामिल किए गए हैं वन वे और द अदर। इसके बाद आगे चलें तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं। जानते हैं आपके सेकंड ईयर 13 चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डील करता है। वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशंस हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनका नोमेनक्लेचर है, इस हवाले से जो है वो बात की गई है और साथ-साथ उनकी जो कन्वर्जन है, पर्टिकुलरली जो मैकेनिज्म्स आपने देखे होंगे 255, 256, 257 पेजेस हैं हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर, वहाँ पर हमें एस्टरिफिकेशन मिलती है और SOCl2 PCl5 से रिएक्शन मिलता है, अमोनिया से रिएक्शन मिलता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं या P2O5 की मौजूदगी में एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन है, तो ये चारों रिएक्शंस इन पर बात जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सिलेबस का हिस्सा है। इन मैकेनिज्म्स को हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। चैप्टर आपने यकीनन सही गेस कर लिया होगा कि चैप्टर नंबर 14 है सेकंड ईयर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में ना बहुत ही उन्होंने ये जो है छोटा कर दिया है सिलेबस। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में पॉलीमर्स का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं किया गया। कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं, लिपिड्स, फैट्स ये सब एलिमिनेट हो चुके हैं। तो हमें कुल मिला के प्रोटीन्स और एंजाइम्स एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर हेडिंग की जो डिस्क्रिप्शन है, एंजाइम्स एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, इसके बारे में बात करनी है। प्रोटीन्स ओवरऑल हमने उन्हें देखना है और साथ हमने एंजाइम्स के बारे में बात करनी है। ये सारा हिस्सा शामिल होगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम, तो हमने यहाँ पर ना कुछ सैंपल एमसीक्यूज आपके लिए रखे हैं ताकि ये आपको बताया जा सके कि किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है कि आप किस लेवल का सोचें, किस लेवल की आपकी रिकॉलिंग एबिलिटीज हों और किस तरह आप अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर सकें सही जवाब तक पहुंचने के लिए। तो एक पहला सैंपल है, ये जो एक एमसीक्यू है आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल will be filled first then 4p। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ए बी सी डी को हम आइंदा से जब भी हमारी डिस्कशन होगी तो ए को हम अल्फा, बी को बीटा, सी को चार्ली और डी को डेल्टा बोलेंगे। तो सवाल ये पूछा गया है कि आपको 4 ऑर्बिटल्स दिए गए हैं जिनमें है 4s है, 2p है, 3d है, 1s है। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो प्रायर टू, पहले, अर्लियर, फर्स्ट देन 4p से पहले फिल होता है। तो अब हम यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ज़रा कि ये चैप्टर जो है ये कौन सा यूनिट है, किस हिस्से से हमें सवाल पूछा गया है। तो आप यकीनन पहुंच गए होंगे कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से सवाल पूछा गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हमें कुछ रूल्स भी याद हैं। मैं रूल्स के नाम आपको बता देता हूं, N+L रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहां पर जो पहले दो हैं, पहले दो N+L रूल और अफबाउ प्रिंसिपल, N+L रूल और अफबाउ प्रिंसिपल, ये दोनों हमें बताते हैं कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन पहले अकोमोडेट होते हैं और किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन बाद में अकोमोडेट होते हैं। यानी कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा और किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर होगा। तो इस हिसाब से जो अफबाउ प्रिंसिपल है उसकी एक सीरीज हमारे सामने मौजूद है। अफबाउ प्रिंसिपल में जो सब शेल्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स अरेंज किया गया है। जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और जिस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। उस हिसाब से अफबाउ प्रिंसिपल में हमें ये अरेंजमेंट देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s में क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर 2p में, देन 3s, देन 3p, 3p के बाद 4s आ जाता है
ये एनोमली आपने देखी हुई है कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में और 3d के बाद जाएगा 4p में। तो आप देख सकते हैं कि 4p जो कि हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है 4p से पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है 3d में, यानी कि वो सब शेल विच इज फिल्ड अर्लियर फर्स्ट देन 4p, यानी कि 4p से पहले जो ऑर्बिट सब शेल फिल हो रहा है वो बन रहा है 3d। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे चार्ली ऑप्शन 3d और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपने सीखा ये कि आप किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सही जो यूनिट है, सही जो टॉपिक है, सही जो इन्फॉर्मेशन है उस तक आप पहुंचेंगे और उस बेस पर आपने अपना जो क्वेश्चन है उसे हल करना है। साथ साथ यहाँ पर एक और बात आप ये भी देख सकते हैं कि जो एग्जामिनर है हमारा वो कोई उसने पर्टिकुलरली 4p ही जो है उसको क्यों ऐसे चुन लिया, उसके पास ऑप्शन थे। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन वुड हैव बीन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 3p या 3s या 4s, कोई भी पूछा जा सकता था। तो उसने स्पेसिफिकली 4p ही क्यों पूछा है, तो यही वो रिकॉलिंग और अंडरस्टैंडिंग का मिक्सचर है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एग्जामिनर की वजह तरफ से, पेपर सेटर की तरफ से, कि वो चाहता है कि आप रिकॉल भी करें और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे इनपुट भी करें, एप्लीकेशन भी अपनी लेकर आएं, अपने काम की, अपनी नॉलेज की, और फिर आप आंसर करें। क्योंकि आम तौर पर देखा ये गया है कि जनाब कुछ लोग यहाँ पर टिक करते हैं 4s, वो 4s क्योंकि कहते हैं 4p है तो 4p से पीछे 4s होना चाहिए, एक ही शेल के ऑर्बिटल जो है वो एक एक करके फिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं अफबाउ प्रिंसिपल भी और n+l रूल भी ये कहते हैं कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए 4s पहले फिल होता है, फिर 3d फिल होता है और फिर 4p फिल होता है। इस मुनासबत से ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था और इसी तरह की छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं वो हम सीखते रहेंगे ताकि हमें पेपर में प्रॉब्लम्स ना आए। आगे चलते हैं, एक और एमसीक्यू देखते हैं। अब ये एमसीक्यू आपके सामने हमने रख दिया, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ यहाँ पर अब 4 ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने कहा कि स्टार्ट में मैंने बात की थी कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो या तो आपको जब अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे तो वो ऐसे क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा है जो कि जिनकी जो डायग्राम्स हैं, जिनके जो ग्राफ्स हैं, या तो वो मौजूद ही ना हो किताब में, या फिर अगर मौजूद हों तो एक दो पार्ट्स मौजूद हों और एक दो पार्ट्स ऐसे हों जो कि अनसीन हों। मजीद इसका फायदा ये होता है कि हम जो आम ट्रेडिशनल बोर्ड के एग्जाम देकर आते हैं उनमें ग्राफ्स या डायग्राम्स इनको पूछने का कांसेप्ट नहीं है, वो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते एमसीक्यूज में। आमतौर पे वो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं और उनके 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम पहली बारी वास्ता पड़ता है कोई ग्राफिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो फिर हमें जो है ना एक डिफिकल्टी लेवल जो है वो हमें फील होता है कि वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। तो ऐसे सवालों के करने के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट आज भी कर रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा, कि उसमें आपने जो है ना वो टॉपिक को माइंड में लेकर आना है, उसकी जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास मौजूद हैं, आपने उन्हें एनालाइज करना है। तो साफ ज़ाहिर है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये गैसेस के चैप्टर में बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। तो बॉयल लॉ की स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके माइंड में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ भी आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्स आमतौर पर वहां ही होते हैं। उनमें से पहला ग्राफ मैं आपको याद करवाऊं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जहन पर जोर डालेंगे तो वो हिसाब आपके माइंड में आ जाएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ था और वो एक कर्व थी। इस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ था, जैसे कि ये इस तरह की कर्व थी, लेकिन वो ग्राफ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में था, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ होता है वो एक कर्व होती है। सही है जनाब। तो इस हिसाब से डेल्टा में तो जो ग्राफ है वो P और 1/v के दरमियान में बनाया है, तो ये तो सही नहीं लग रहा। दूसरी जो वहां पर स्टेटमेंट थी जिससे ग्राफ बनाया था, वो ये था कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम उनके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन थी। याद करें सेकंड पैराग्राफ था, उसमें हमें बताता था आइसोथर्म जब बनाया था, प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स जो होती है ना बॉयल्स लॉ की, उनके ग्राफ्स को आइसोथर्म कहते हैं। तो जो सेकंड आइसोथर्म ड्रा किया गया था वो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान ड्रा किया गया था और वो एक स्ट्रेट लाइन थी।
और वहाँ ये लिखा हुआ था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप चेक भी कर सकते हैं बुक से, फर्स्ट ईयर थर्ड चैप्टर है। तो ये वाला ग्राफ अगर आप देखें, बीटा ऑप्शन को अगर आप देखें तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ है एंड इट शोज ए स्ट्रेट लाइन। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही ग्राफ है जो कि किताब में मौजूद था और ये ग्राफ बिल्कुल जस्टिफाई होता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। बॉयल्स लॉ की यही स्टेटमेंट है। कुछ मैं डिस्कस करूं अगर चार्ली ऑप्शन को, तो प्रेशर और पीवी के दरमियान ग्राफ, थर्ड ग्राफ था उसी टॉपिक में, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में, और वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती थी। याद करें जरा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती थी क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने से जो प्रोडक्ट है पीवी का उसे कुछ नहीं होता था, वो कांस्टेंट रहता था। तो इस तरह यहाँ पे आपने देखा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, जब आप इसे पेपर में अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको मिसगाइड, मिसलीड करने के लिए डाली जाती है और आप कई दफ़ा इसके हाथों जो है वो मिसलीड हो भी जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं कि हमारा मोड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस क्या होना चाहिए कि हम उस टॉपिक को माइंड में रखें और उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आपने प्रायोरिटी देनी है। इस क्वेश्चन में जो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं या ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं उनको फिलहाल आपने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे आप इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सा ग्राफ ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बुक। और यहाँ पर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें तो हमने कहा है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ता है, देख लेंगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर दो चीजें डायरेक्टली रिलेटेड हों तो उनके दरमियान में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती है जैसा कि ग्राफ में शो की गई है। आगे चलते हैं जी, एक और एमसीक्यू देखते हैं। ये एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। सवाल ये पूछा गया है, द एंगल बिटवीन, एंगल जो होता है जिसे आप कांटेक्ट एंगल, जो मैथमेटिकल एंगल होता है बिटवीन टू लाइंस, वो जो एंगल है, एंगल बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल and the three sp2 hybrid orbitals of each carbon in ethene is। ईथीन के अंदर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आपको याद होगा ईथीन के अंदर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। जब कोई भी 3 ऑर्बिटल, याद रख लें, रूल ऑफ थंब की बात कर रहा हूं, अगर कभी भी कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएं तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp2, वो कहलाती है sp2। और sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। वो एक ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में, इस तरह प्लेनर स्ट्रक्चर में लगे होते हैं। जब भी कार्बन के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हमने क्या रखना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। वो इस तरीके से एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना देंगे। प्लेनर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इस तरह एक प्लेन, एक फ्लैट सरफेस इस तरह है, मैंने उसे इस तरह बना दिया, इस तरह बन गई जी। अब 3 ऑर्बिटल्स ने तो हाइब्रिडाइजेशन कर ली, उनके दरमियान में एंगल है 120 डिग्रीज का, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर 6 चैप्टर में पढ़ा और सेकंड ईयर 7 चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद एक ऑर्बिटल जो 2pz ऑर्बिटल है कार्बन का, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ना वो इस तरह पड़ा होता है, वो इस तरह पड़ा होता है, देखें जरा। The unhybridized 2pz orbital lies perpendicular to this plane containing the 3 sp2 hybrid orbitals। वो इस तरह पड़े होते हैं और आपको फर्स्ट ईयर 6 चैप्टर ईथीन की डिस्कशन पढ़ लें, सेकंड ईयर 7 चैप्टर ईथीन की डिस्कशन पढ़ लें, दोनों जगह आपको यही मिलेगा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है लाइज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, 90 डिग्रीज पर। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई है, मैट्रिक में जो परपेंडिकुलर होता है इट इज एट राइट एंगल, इट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है इस प्लेन के जिसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। तो द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल लाइज परपेंडिकुलर, lies at an angle of 90 degrees to this planar sp2 hybrid
सिग्मा फ्रेमवर्क। इसे सिग्मा फ्रेमवर्क कहते हैं, बाद में बात होगी इंशाल्लाह कि सिग्मा फ्रेमवर्क क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैं इसे ईथीन का मॉलिक्यूल मान रहा हूँ, जो कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऐसा ही प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा और उसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस तरीके से राइट एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर पड़ा होगा। यहाँ भी देखें आप कि जो सवाल है वो आम तौर पर हमसे जो पूछा जाता है, एफएससी में अगर कभी सवाल पूछा जाएगा, तो वो सवाल की क्या होती है डिस्क्रिप्शन, वो कहते हैं जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल कितना है। तो हम फौरन से टिक कर देते हैं कि जनाब वो तो 120 डिग्री है, 120 डिग्रीज इतना एंगल होता है जनाब। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा उसने? उसने पूछा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, उसका एंगल आपने बताना है। तो थोड़ा-सा जो है ना इन्फॉर्मेशन को मोल्ड किया जाता है, ये तरीका है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ अपने सैंपल एमसीक्यूज़ से कि वो पूछना ये चाह रहा है कि आपने जिस स्टाइल से इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया था एफएससी में, क्या आप अभी भी उसी स्टाइल से स्टडी कर रहे हैं या आपने कुछ इनोवेशन लेकर आए हैं, आपने कोई अंडरस्टैंडिंग बेहतर की है? तो वही अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए हम ये सेशन जो है ये कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इन सैंपल एमसीक्यूज़ को देखकर जो है वो समझ गए होंगे कि जो डिमांड है हमसे वो अब वैसी डिमांड नहीं है जो कि एफएससी में थी, अब डिमांड डिफरेंट हो गई है। तो जैसे-जैसे डिमांड डिफरेंट होगी एग्ज़ामिनर की, पेपर सेटर की, वैसे-वैसे हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा और अगर हम अपग्रेड नहीं होंगे तो फिर हमें पीछे हम रह जाएँगे और बहुत सारे लोग और हैं जो आगे जाने को तैयार हैं और दे आर वर्किंग फॉर इट डे एंड नाइट। तो ये हमने साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल लाइज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज टू ऑल दी 3 sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईथीन। आगे की तरफ ये हमारे सैंपल एमसीक्यूज थे और इसको देखकर उम्मीद है कि आप को अंदाजा हुआ है कि क्या डिमांड की जा रही है हमसे। मजीद आपको एक ओवरव्यू ऑफ द सेशन देता चलूँ, हम आपके साथ चल रहे हैं एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज्ड सेशन लेकर चलेंगे। उसमें हम रेगुलर टेस्ट्स भी आपसे लेंगे 13 ऑफ देम। फिर हम कंप्लीट सिलेबस पेपर्स भी आपसे लेंगे जिन्हें हमने शॉर्ट फॉर्म में सीएसपीज कहा है। 5 होंगे, पूरे सिलेबस को मिलाकर टेस्ट लिए जाएँगे और उससे जो है वो बार-बार आपको अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। टोटल एमसीक्यूज़ हम इस प्रोसेस से, सिर्फ़ इस प्रोसेस से जिसमें हम टेस्ट्स ले रहे हैं और सीएसपीज़ ले रहे हैं, उनसे हमारे 1000 प्लस एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। ये उन एमसीक्यूज़ के अलावा हैं जो कि हमारे एमसीक्यूज़ बैंक में आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो हैं यहाँ पर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ होम असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस मटेरियल के तौर पे एमसीक्यू बैंक में बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारी प्रिपरेशन बुक है एंड इट इज़ दी फाइनेस्ट बुक। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ये बताता चलूँ कि ये दी फाइनेस्ट बुक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस बात में जो है ना डाउटफुल नहीं हूँ कि ऐसी इस लेवल की बुक जो है वो मार्केट में पहले से मौजूद हो, ऐसा जो है नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त एक बुक, बहुत वेल क्यूरेटेड बुक आप इसे कह सकते हैं प्रिपरेशन की, जो कि आपको अवेलेबल होगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टार्स अकेडमी लाहौर। और उसके बाद टेस्ट्स होंगे जिनके साथ डिस्कशन भी होगी। जो भी टेस्ट हैं उनके साथ दे आर फॉलोड बाय डिस्कशन और उस डिस्कशन के ज़रिए जो भी डाउट्स हैं आपके, जो आपने सोचा था, जो आइडिया लगा के आपने एमसीक्यू का आंसर दिया है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका ना आइडिया कुछ और होता है, आंसर सही आ जाता है। तो आपको जब तक डिस्कशन नहीं होती, आपको नहीं पता लगता कि मैंने किन जो फुटप्रिंट्स हैं, उन पर चलकर मैंने सोचना था। तो फिर वो जो रास्ता है, वो जो पेव्ड पाथ है, वो देने के लिए हम डिस्कशंस इंशाल्लाह जो है वो करते रहेंगे। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। उम्मीद है बड़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।